वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग स्क्यू लाइंस को डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि स्क्यू लाइंस किस तरह से दिखती हैं और ये वास्तविकता से कितना अलग है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्क्यू लाइंस को हिंदी में विषम तलीय रेखाएं भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन दी जा रही है उस डेफिनेशन पर भी हम लोग विचार करेंगे। कहा जा रहा है स्क्यू लाइंस के लिए देयर आर लाइंस विच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग। सबसे पहली चीज तो ये कि जो स्क्यू लाइंस होती हैं वो स्पेस में होती हैं, इन अ स्पेस। और फिर नोट पॉइंट वाली बात है, नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, ना ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ना ही एक दूसरे के समांतर होंगी। और ये को प्लानर भी नहीं होंगी, यानी एक ही प्लेन पर भी नहीं होंगी। तो इस तरीके की लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइंस बोलते हैं। तो स्क्यू लाइंस के लिए जो हमने टर्म एंड कंडीशन समझी वो क्या क्या समझा कि ये लाइंस हमेशा स्पेस में पाई जाएंगी, एक प्लेन पर नहीं होंगी, ना ही एक दूसरे के पैरेलल लाइंस होती हैं और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इसका जरा विजुअलाइजेशन देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने ये एक वर्कशीट आपको देखने को मिल रही है और इस वर्कशीट पर ही आज हम लोग 3D के माध्यम से स्क्यू लाइंस को समझने का प्रयास करेंगे। हेडिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्यू लाइंस लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अब चीज़ों को एक छोटे स्तर से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम एक क्यूब ले लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक क्यूब मैंने ले लिया है और इस क्यूब में आप अगर देखेंगे तो इसके कुल मिलाकर के 6 सरफेस हैं। एक टॉप, एक बॉटम, फिर एक राइट, एक लेफ्ट, एक फ्रंट और एक बैक। ओवरऑल हमारे पास कितने फेसेस हो जाते हैं? 6 फेसेस हो जाते हैं। और थोड़ा बेहतर तरह से समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें एक्सेस को इन्वॉल्व करा देता हूँ, साथ ही साथ यहाँ से कुछ ग्रिड भी मैं ले लेता हूँ। हालांकि थोड़ा सा कम ठीक लगेगा। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ये हमारे सामने बन करके तैयार हुआ है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये एक्स एक्सेस आपको देखने को मिल रहा है, ये वाई एक्सेस आपको देखने को मिल रहा है और ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन देखने को मिल रहा है। मैं इसे ग्रिड के माध्यम से रिप्रेजेंट करता हूँ, ज़्यादा बेहतर लगेगा। इसी के साथ में अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये आपको एक जेड एक्सेस भी देखने को मिल रहा है और ये जो क्यूब है ये इस एक्स वाई जेड स्पेस में आपको देखने को मिलेगा। कुल ओवरऑल ये जो क्यूब है ये स्पेस में है। अब ये जो हमारे पास क्यूब है इस क्यूब को हम लोग थोड़ा सा और बेहतर तरह से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम चीज़ों को अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाएं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्यूब को ओपन करके मैं देखूंगा कि ये क्यूब हमें ओपन होने पर किस तरह से देखने को मिलता है। तो ये अभी वही क्यूब है जो भी आप देख रहे थे और अब मैंने क्या किया, इस क्यूब को ओपन किया। तो अभी आप देख रहे हैं कि आपको 6 सरफेस पूरे देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6। तो ओवरऑल हमारे पास कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस हैं जो कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा और बेहतर तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं इसको एक बार फिर से बंद करके आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि ये किस तरह से बंद हो रहे हैं। फिर देखिए, और यहाँ पर ये जो इसके 6 सरफेस हैं, दीज सरफेस आर वर्किंग एज दी प्लेन। ये जो 6 सरफेस है ये 6 डिफरेंट प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा और अब मैंने क्या किया कि इसमें दो लाइंस को मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। तो एक लाइन तो हमें यहाँ पर इस तरह से देखने को मिली, आप देख पा रहे हैं ये एक लाइन है। देखो ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, इसलिए इसके दोनों ही पोर्शंस पर क्या होंगे? एरोस चल रहे होंगे। क्या चल रहे होंगे? एरोस चल रहे होंगे, ठीक है। तो एक एरो आपको ये देखने को मिल रहा है, एक एरो आपको ये देखने को मिल रहा है। सेम प्रोसेस से मैंने इसमें क्या किया, एक दूसरे लाइन को भी इन्वॉल्व कराया। जो सेकंड लाइन है वो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रही है। तो दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ याद रखेंगे, दोनों ही लाइंस में, कि ये लाइन है इसलिए ये एरो इधर भी निकलेगा और ये एरो इधर भी निकलेगा, ठीक है। मगर कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, वन साइडेड एरो का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब हमने क्या देखा, अब हमने इसमें ये देखा कि इसमें दो अलग अलग इस तरीके की लाइंस पड़ी हुई हैं। जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है वो एक्चुअल में ये बता रहा है कि परसेप्शन, जो देखने का नजरिया है वो ऊपर से है, इसलिए नीचे वाली लाइन डॉटेड से है। अगर मैं इसी को नीचे से देखूं, नीचे वाली लाइन को, तो अब आप देखेंगे ऊपर वाली लाइन डॉटेड हो गई है, नीचे वाली लाइन डार्क हो गई है। फिलहाल डायग्राम को सीधा कर देते हैं और ये अभी आप स्ट्रक्चर हमारा देख पा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास 6
सरफेस है। 6 सरफेस को हमने इस तरह से मिलाया कि ये कुछ इस तरह से एक रूम का शेप क्रिएट कर रहा है, क्यूब बन करके तैयार हो गया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ओपन करके आपको दिखाऊं तो शायद आप चीज़ों को और बेहतर तरह से समझ पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये मैंने ओपन कर दिया है। अगर मैं इसकी ग्रिड को भी हटा दूं तो आप और बेहतर तरह से समझ पाएंगे। यहाँ पर हालांकि हमारा जो इंटेंशन है वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एसक्यू लाइन्स को समझना है, तो एक्सेस को भी रिमूव कर देते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। अब अभी आप देख पा रहे हैं तो एक ये वाला जो लाइन है ये स्पेस में है, जबकि जो दूसरा वाला लाइन आप देख रहे हैं ये कहाँ पर है, ये आपको एक्स वाई प्लेन पर देखने को मिल रहा है। तो एक बार वापस से हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं और बंद करने पर यह स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। दो सरफेस अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, दो सरफेस यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। और जब दोनों सरफेस को हमने सेपरेट किया तो आप देखेंगे कि अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ गया है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये दो लाइंस एक्चुअल में दो अलग अलग प्लेन्स पर हैं। अब ये दो प्लेन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए दो लाइंस भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसलिए जो मैं आपको डेफिनेशन दिखा रहा था नाइदर इंटरसेक्टिंग, वो समझ आ गया होगा। फिर नॉर पैरेलल, आप देख रहे हैं कि एक का डायरेक्शन अलग है, एक का डायरेक्शन अलग, इसलिए पैरेलल भी नहीं है अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एनालिसिस। और कोप्लैनर, नॉन कोप्लैनर मतलब कोप्लैनर भी नहीं है, यानी एक ही प्लेन पर नहीं है, इसलिए नॉन कोप्लैनर भी बोली जा रही है। अब इनके बीच का हमें क्या निकालना होता है, इनके बीच का हमको निकालना होता है शॉर्टन डिस्टेंस। तो शॉर्टन डिस्टेंस जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इस तरह की लाइन जनरेट करते हैं जो असल में दोनों पर परपेंडिकुलर हो। और इसके लिए ये एक लाइन हमने जनरेट किया जो कि असल में दोनों ही लाइंस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये डॉटेड का कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। अभी ये वाली लाइन आपको डार्क दिख रही है, इसको, ये वाली जो अभी आपको लाइन है ये, इसको थोड़ा सा और मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर की लाइन है ये डार्क देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम इसे जैसे जैसे ऊपर से देखेंगे वैसे वैसे ये देखो अभी दो डॉट देखने को मिले, और अगर पूरा देखेंगे तो फिर ये सारे डॉट। तो डॉट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, ये केवल परसेप्शन को बताता है। यहाँ से जो अभी आप देख पा रहे हैं इसमें हमें पता चल रहा है कि ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है और ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि ये जो रेड कलर की लाइन है दोनों ही लाइंस के साथ में 90 डिग्री पर बेंट है। और ये जो भी आप देख पा रहे हैं यही असल में मेन स्ट्रक्चर है। और हमें स्क्यू लाइंस क्या होती हैं और किस तरह से शॉर्टन डिस्टेंस हम जनरेट करते हैं। शॉर्टन डिस्टेंस जब भी निकालने की बात होती है, एचडी की बात होती है, जब भी हमारी एचडी की बात होती है, शॉर्टन डिस्टेंस की बात होती है, तो हम लोग वेक्टर के अंदर एक फॉर्मूला लगाते हैं, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर होल अपॉन मॉड ऑफ p1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास शॉर्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार। और जो शॉर्टन डिस्टेंस की बात हो रही है वो असल में इस शॉर्टन डिस्टेंस की बात हो रही है जो आप देख पा रहे हैं कि ये न्यूनतम दूरी कितनी होगी। अगर इसको नाम p दिया, इसको नाम q दिया, तो ये शॉर्टन डिस्टेंस एक्चुअल में pq को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं इसमें इस तरह के नेट को इन्वॉल्व करा देता हूँ और नेट को इन्वॉल्व कराने के बाद सरफेस को भी हम रखते हैं तो फिर ये स्ट्रक्चर कैसा हमें देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शॉर्टन डिस्टेंस अब आपको विजुअलाइजेशन के माध्यम से अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और इसी के साथ में आपको समझ आया होगा कि इस स्ट्रक्चर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरह से रिप्रेजेंट की जा रही है। क्योंकि कई बार बच्चे अक्सर ये सवाल बोलने लगते हैं कि सर अगर ये लाइन आगे बढ़ेगी और ये लाइन आगे बढ़ेगी तो दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो बेटा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस एक्चुअली आप इसे 2D में देख रहे हैं। पेपर क्या है, ये जिस पेपर पर ये है ये 2D पेपर है, इसलिए इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। जबकि जो भी पीछे डायग्राम दिखाया उसमें ये चीज आप नहीं देख पा रहे होंगे। इसी के साथ में यहाँ से कुछ एक चीज और भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में, जिसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है कि जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये डायग्राम आपको देखने को मिलता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, तो भी आप परेशान होते हैं। तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।